हेलो गाइस, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग हम पढ़ेंगे और इसके आगे में जानेंगे। चलिए पहले हम लोग अवलोकन को पढ़ते हैं, जानते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या को अर्थव्यवस्था का दायित्व और से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और में निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यहाँ पे ये संसाधन के रूप के लोग इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जनसंख्या हमेशा खराब नहीं होती है, हमेशा लायबिलिटी नहीं होती है। जनसंख्या संसाधन के रूप में भी कार्य कर सकती है। कब? जब हम उसमें अच्छा स्किल्स दे दे, अच्छा शिक्षा दे दे, अच्छा प्रशिक्षण दे दे और चिकित्सा पे ध्यान दे, तो ये जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी में बदल सकती है। मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी कौशल, ज्ञान और उसमें निहित ज्ञान के स्टॉक को कहते हैं। मानव पूंजी कैसे बनती है? जब शिक्षण, प्रशिक्षण, सेवा में निवेश किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन है, उसको पढ़ते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। ये बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञान रूपी दुर्लभ भूमि संसाधन में तीव्र बुद्धि ला सकती है। भारत और सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनरी तथा प्लॉट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व में किस प्रकार उच्च स्थान ने प्राप्त कर लिया। भारत में हरित क्रांति एक इसका उदाहरण है कि कैसे हम बेहतर प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से हम सीमित भूमि में भी और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। परिचय। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। किसी भी के अध्याय को आगे बढ़ने से पहले उसका परिचय जानना जरूरी होता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश के कार्यशील लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। संसाधन के रूप में लोग यानी लोग संसाधन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या का विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सृजन करना, उसमें योगदान क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू जिसे हम प्रायः वक्त पर अनदेखा किया जाता है। जब हम इसे नकारात्मक पहलू में देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य भी जनसंख्या तक पहुंच में संबंधी समझकर विचार करते, तभी इसमें विद्यमान क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर हम जनसंख्या को लायबिलिटी के तौर पे लेते हैं, दायित्व के रूप में, लेकिन ये हमारे जीडीपी में भी योगदान दे सकता है जबकि हम इसका सकारात्मक पहलू देखें और इसमें उचित शिक्षा और उचित समय पर चिकित्सा और उचित समय पर हम भोजन, शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह दे करके इसे मानव पूंजी का भी निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव पूंजी निर्माण कैसे बनता है। तो मानव पूंजी निर्माण बनने के लिए क्या कर सकता है कि जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो वो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश में आर्थिक शक्ति को वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करना है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोग की उच्च उत्पादकता होने के कारण अधिक आय अर्थात अधिक लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो बोला मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी भौतिक पूंजी की भी भांति ही भी हमारी जीडीपी यानी कि देश के विकास में बढ़ोतरी कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति, एक इंजीनियर और एक लेबर मजदूर आदमी, ईंटा ढोने वाले जो अनस्किल्स है, कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या करता है? मिट्टी ढोता है। और एक स्किल्स है जो कि कुछ चीज़ बना सकता है, टेक्नोलॉजी को आगे ले जा सकता है, तो वो दोनों की आय और रहन सहन सभी में अंतर हो ही जाता है। तो इस तरह से अगर हम किसी व्यक्ति में मानव पूंजी में निवेश करें, यानी कि किसी व्यक्ति में निवेश करें, उसे सही समय पे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तो वो भौतिक पूंजी के समान ही हमें मानव पूंजी भी हमें फ़ायदा ही कराएगा और हमारे देश के जीडीपी की बढ़ोतरी में योगदान देगा। यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मानव संसाधन क्या है। क्या ये भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है?
तो यहाँ पर बोल रहा है कि मानव पूंजी क्या है, क्या ये रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है, उससे अधिक है। तो आइए इस चैप्टर को जानते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मानव पूंजी के कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको मानव पूंजी के उदाहरण दिख रहे हैं। ये मानव पूंजी है और इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या है? ये एक डॉक्टर है जिसे सही समय पर शिक्षा दिया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। ये एक टीचर है जो भी मानव पूंजी है, संसाधन के रूप में लोग हैं। यहाँ एक इंजीनियर है, यहाँ एक टेलर है जो कि इसकी शिक्षा पे, व्यवस्था पे और इसकी चिकित्सा पे सही समय पर निवेश किया गया है। तो आज ये देश के योगदान में भी, देश के जीडीपी के योगदान में भी वृद्धि कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश की दायित्व ही हो। मानव पूंजी निवेश द्वारा इसे हम एक उत्पादक संपत्ति के बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण, उपयोगी अनुसंधान आदि भी संसाधनों का व्यय द्वारा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम जनसंख्या को दायित्व के रूप में ले, उस मानव पूंजी में हम निवेश करें और समय पर उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम उसे एक अच्छी तरह से अनुसंधान के रूप में व्यय भी कर सकते हैं, संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। दो मित्र हैं, बिलास और शकल, एक ही गांव में शुमापेर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ शीला घर के कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल के घर के कामकाज में अपनी माँ की हाथ मदद करता था और अपने छोटे भाई जीतू को देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक पास की थी, लेकिन वो घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसकी कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे और वे गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते हैं, जिससे उसकी शीघ्र ही प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना लिखना शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए आगे चल के उन्होंने कंप्यूटर की व्यावसायिक कोर्स पे लिया, कर्ज लिया और शकल प्रतिभाशाली भी था। आरंभ से पढ़ाई ऊंची रुचि देता था। उसने लगन और उत्साह के साथ कोर्स को पूरा किया। कुछ समय पास उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नौकरी सॉफ्टवेयर का रुचि ली और उसने बड़े लगन और उत्साह से कोर्स को पूरा किया और एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन गया। इस सॉफ्टवेयर के फर्म को बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवा से पदोन्नति दे दी। यहाँ पर एक शकल की कहानी बताई गई है, जिसके पिताजी ने उन्हें वो खेत में काम करते थे, माँ घर का काम करती थी। लेकिन इस परिस्थिति में भी उसने शकल के पिताजी ने शकल की पढ़ाई पर, शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और उसे अच्छी खासी नौकरी मिल गई और अच्छा आय भी होने लगा और जो पढ़ने के लिए कर्ज लिया था वो भी चुका दिया गया। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ था, डॉक्टर, इंजीनियर, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की परिसंपत्ति है? उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित, अधिक लोग, स्वस्थ लोग का लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित, अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों को तक पहुँचाता है जो स्वस्थ स्वयं प्रत्यक्ष के रूप से इतनी शिक्षित नहीं या उसे स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि या पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि या पूंजी अपने आय को उपयोगी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मानव पूंजी ही संसाधन का उपयोग कर भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है। भौतिक पूंजी नहीं उपयोग कर सकता मानव पूंजी को। भौतिक पूंजी का जो भी उपयोग हो रहा है वो मानव पूंजी के कारण ही संभव हो पा रहा है। यहाँ मैंने शकल का कहानी देखा, जिसमें आपने देखा कि सही समय पर उनके पिताजी ने शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया। यहाँ पे आपको दो चित्र दिख रहा है, एक बिलास और एक शकल आपस में बैठे हैं। यहाँ शकल देखिए कितने अच्छे फिटफाट कपड़े में और ये बिलास अभी भी बेचारा गरीब जैसा है। आइए अब हम बिलास की कहानी को जानते हैं। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वो शकल के ही गाँव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने उसकी माँ ने गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को आगे पाला पोसा। वो जमींदार के तालाब में मछलियों को खरीदता और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन केवल 185 रुपये कमा पाती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसने माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी प्रकार को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा सका। उसे पढ़ने में रुचि नहीं थी। वो खाना पकाने में माँ की अपनी मदद करता था तथा अपने भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। जब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो परिवार उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसकी गाँव मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह कम ही कमा पाता था।
वहाँ अपनी शकल का कहानी में देखा कि शकल पढ़ने में भी तेज था और उसने अच्छा परीक्षा पास किया और उसके पिताजी ने भी उन पर ध्यान दिया और वो आगे पढ़कर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और उच्च आय वाला व्यक्ति बन गया। और जबकि बिलास का कहानी उससे अलग थी। उसकी माँ पिताजी बचपन में ही गुजर गए, माँ जैसे तैसे गुजारा करती थी। वो अच्छे से खान पीन नहीं मिलने के वजह जल्द गठिया रोग हो गया और उसका भी इलाज नहीं होने के वजह से वो बीमार रहने लगा और वो भी अपने ही कमा पा रहा था। आपने देखा यहाँ पर कि दो लोग बिलास और शकल एक ही गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया तो वो एक अच्छा मानव पूंजी बन पाया, और इसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मानव पूंजी नहीं बन पाया। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि बिलास स्कूल नहीं जा गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था, स्वस्थ था, उस बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था, उसकी माँ यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी। बिलास वही काम कर रहा था जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोषने के लिए उसे बहुत काम आई थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और इससे कुल उत्पादकता में वृद्धि व कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। यहाँ पर दोनों का स्टोरी में आप डिफरेंस देखें, और शकल का और बिलास का स्टोरी में बिलास स्वास्थ्य भी नहीं था, बार बार बीमार पड़ जाता था और उसके पास अच्छी एजुकेशन भी नहीं था, वो पढ़ नहीं पाया, जिसके कारण वो क्या हुआ, उसकी पूंजी कम रही। जबकि उसके उलट बिलास एक अच्छा खासा पढ़ करके और प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगा और अपने समय पे एक्सपीरियंस के आधार पर उसने और अच्छा काम किया और वो देश की आर्थिक समृद्धि यानी कि वृद्धि में भी योगदान दिया। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन में आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या सेवा नहीं मिल सकी। वो अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वो अपनी माँ की तरह कुशल श्रमिक वेतन पाता। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में ये निवेश भूमि और पूंजी के निवेश की तरह ही है। एक बच्चा जिसका शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया भविष्य में उच्च आय और समाज में बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे रहा। वहीं देखा गया कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं की शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। ये उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। इस तरह अपने एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित, अस्वच्छता और असुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चर्य सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित रखने की स्थिति में रखते हैं। यहाँ अपने दो लोगों की कहानी के माध्यम से पढ़ा कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो शिक्षा का महत्व को समझते हुए किसी भी तरह अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं और धीरे धीरे उनका स्थिति सही होते जाता है। जबकि जो माँ बाप शिक्षित और गरीब रहते हैं वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते। उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए रहते हैं। पुरुषों और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप। शकल और बिलास की तरह लोग भी विभिन्न क्रियाकलाप में संलग्न है। हमने देखा कि बिलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई। विभिन्न क्रियाकलापों में 3 प्रमुख क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से जुड़े होते हैं उसमें अंतर्गत आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उचित शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यहाँ से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एक चीज़ उठा करके दे दिया, जैसे मत्स्य पालन दे दिया, तीनों क्षेत्रों का नाम दे दिया जाएगा कि ये कौन से क्षेत्र से आते हैं। उसी तरह द्वितीय क्षेत्र से उठा के दे दिया जाएगा कि विनिर्माण कौन से क्षेत्र से आते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र लोग आते हैं। ये पॉइंट हमेशा एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं और अधिक क्रियाएं करती है। आर्थिक क्रियाएं को 2 भागों में होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ उद्देश्य की गई क्रियाओं प्राथमिक से भुगतान किया जाता है। इसे सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर क्रिया में आप ही पाए स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है।
यहाँ पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होते हैं जिसमें कि लोग कम कुछ भी कर रहे हैं उसके बदले उन्हें कुछ आय भुगतान किया जाता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें लोग अपने खुद के लिए ही काम करते हैं। क्या आप इस चित्र के अलावा में 3 चक्र को देख सकते हैं? आप इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे समझाया गया है, यह प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक क्षेत्र है और ये तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें एग्रीकल्चर सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें देखिए फैक्ट्रियाँ यानी विनिर्माण होता है और ये एक जगह से दूसरे जगह बनी हुई वस्तुओं को ले जा सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का ये सेवा को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, सॉरी। अब हम यहाँ पे आते हैं, जापान जैसे देश में मानव संसाधन को निवेश किया गया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थी, वो विकसित धनी देश है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जापान में कोई प्राकृतिक संसाधन है? नहीं, जापान में कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जब जापान में कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि फिर भी ये एक विकसित देश में गिनती आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव संसाधन पर निवेश किया हुआ है। अपने विदेश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। अब वो कैसे धनी विकसित बने? लोगों ने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र और निवेश किया। उन लोगों पर भूमि या पूंजी, अन्य संसाधनों कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से देश प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अंचल संपत्तियों का सुलेखा उत्पादन आता है। जापान में कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी जापान विकसित देश है, क्योंकि ये देशों ने अपने यहाँ के लोगों पे, मानव संसाधन पे, लोग यानी मानव संसाधन पे निवेश किया और वहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज वो एक विकसित देश है। पुरुष सहयोगी की तरह उनकी भी आय भी उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग सहायता करती है। शिक्षा कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। आपके पास कोई अच्छा शिक्षा हो और अच्छा कौशल हो तो ये आपके आय को निर्धारण कर सकता है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्रियाकलाप है। आपके निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं, वहाँ गांव अथवा लोगों के द्वारा जाने विभिन्न क्रिया पर ये क्रियाकलाप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे मैं चलती हूँ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों में परिवार में महिला और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर की कामकाज को देखती हैं, पुरुष खेत के काम करते हैं। शकल की माँ सीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और घर की सफाई करती है और अपने बालकों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज बाजार में बेचते हैं, बल्कि दिए गए धन। यहाँ पे एक दिया गया है कि हमारे देश में एक पीढ़ी चली आ रही है, एक संस्कृति चली आ रही है, कल्चर चला रहा है कि पुरुष से जो कि बाहर का काम करेंगे और स्त्री घर के कामों में बच्चा और घर पे ध्यान देगी। अब हम लोग आते हैं, शीला के परिवार के पालन पोषण जो सेवाएं प्रदान कर उसके लिए भी कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिससे वो परिवार का पालन पोषण कर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई राशियों के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि महिलाएं जो काम करती, जो घर का काम करती है, उनके बदले उन्हें कोई आय नहीं मिलता है, जिसके कारण ये राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या में गुणवत्ता। जनसंख्या गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रतिशत से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देशों के लोग तथा कौशल के निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या में गुणवत्ता कब आती है? जब वहाँ की शिक्षा अच्छी हो, जीवन प्रत्याशा अच्छा हो, लोग ज़्यादा जीते हों और लोग स्वस्थ रहते हों। जनसंख्या गुणवत्ता अर्थात देश की समृद्धि पर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। आइए अब हम शिक्षा के महत्व के बारे में समझें। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों को शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों की अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसके लिए एक क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किया गया। न शकल केवल बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान रहा। इस चैप्टर में एक शकल और विलास की कहानी दी गई है, जिसमें शकल की कहानी में बताया गया है कि उचित समय पर शकल को शिक्षा देने के कारण वो एक अच्छा नौकरी पा करके और देश की आय में भी अच्छा खासा वो योगदान दे रहा है। विद्यालय में छात्र छात्राएं करती है और प्रशासन के कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रबंध किया गया। इस मामले में लड़कियों को विशेष जोर दिया गया है, जैसे कि इन जिले में नवोदय विद्यालय जैसे
प्रगति निर्भर विद्यालय की स्थापना की गई है। बड़ी जनसंख्या में हाई स्कूल विज्ञान की कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा परियोजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं में के 151 करोड़ से बढ़ करके 2021 में 99.300 करोड़ हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप शिक्षा का व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 19-20 में 3.19 पर बजटीय अनुमान हो गया है। यानी कि शिक्षा पर बहुत ही योगदान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम की सहायता से, एक चार्ट की सहायता से महिला और पुरुष की शिक्षा को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पुरुष है जो रेड कलर के है और महिला जो है ग्रीन कलर की है, और व्यक्ति दोनों को मिला करके हमारा देश कहाँ से कहाँ तक शिक्षा में पहुँच गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे।